कोई बच्चा आज से भी पढ़ना शुरू करे ना इनको, आज से भी, कि भैया उसने अकाउंट्स बिल्कुल नहीं किया, तो वो इन 3 चैप्टर्स को हार्डली अगले 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर। और 5 दिन में करते के साथ ही उसका 50% सिलेबस हो गया। क्या करना है हमको? फर्स्टली वी हैव टू कंप्लीट क्या 70% सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का जो है हमें कम से कम सबसे पहले क्या करना है, 70% सिलेबस करना है। वंस ये 70% हो गया, उसके बाद आप जो है जैसे मर्जी चीजों को आगे बढ़ाइए। अब इस 70% में मैं कुछ आपको ऐसे चैप्टर्स बताने जा रहा हूं जो आपको जरूर 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 करने। अगर ये चैप्टर्स आपने अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज इसको आप सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि ये श्योर शॉट है जो एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मैं अब उनकी आपको लिस्ट देने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से नोट डाउन करिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंट्स के अंदर, देखो अकाउंट्स के अंदर आप पेपर उठा के देख लो, पिछले 10 अटेम्प्ट के, 15 अटेम्प्ट के, और इवन आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर आप देखेंगे एक वहां पर होता है सेक्शन वाइज वेटेज। आप देखना वहां पर एक आईसीआई की वेबसाइट पर है सेक्शन वाइज वेटेज। उनकी भी खुद की गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है उसके अंदर? कि जो मैं आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूं वो कम से कम एक मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स के पूछे जाएंगे ही जाएंगे। और वो क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे अगर अकाउंट्स के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका हो गया इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर, फिर हो गया आपका हायर परचेज का चैप्टर, ठीक है, फिर आपका हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर, और इसके बाद हो गया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर। अब आप देखो ये वाला जो कंटेंट है सिर्फ अकाउंट्स में इतना, कम से कम एग्जाम में 45 मार्क्स का पूछा जाता है और ज्यादा से ज्यादा 60 मार्क्स का, 45 से 60 नंबर की इसकी वेटेज रहती है। देखो वो बातें बता रहा हूं जो अदरवाइज आप लोग इग्नोर करते हो और एग्जाम में मरते हो। अब आप देखो, जब मैं इन चैप्टर्स की बात करता हूं, इंश्योरेंस क्लेम की, हायर परचेज की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एस, क्या है इसमें? कुछ नहीं है, लॉलीपॉप चैप्टर है। कोई बच्चा आज से भी पढ़ना शुरू करे ना इनको, आज से भी, कि भैया उसने अकाउंट्स बिल्कुल नहीं किया, तो वो इन 3 चैप्टर्स को हार्डली अगले 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर। और 5 दिन में करते के साथ ही उसका 50% सिलेबस हो गया। मैंने आपको बोला हर सब्जेक्ट का 70% करना है, मैंने आपको बता दिया कि ये कम से कम आपका कितना आएगा, 50% आएगा। और आप मेरी बात का विश्वास नहीं मानना चाहते, वो आपकी इच्छा है, आप पिछले अटेम्प्ट के पेपर्स उठा लो, वहां आपको ये बात एकदम स्पष्ट दिख जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो है इस चीज को करना है। अब करना कहां से, इस चीज को समझो। देखो जब मैं आपको बोलता हूँ कि ये मिनिमम कंटेंट है जो आपको करना है, तो साथ में जो है ना मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहता हूँ। क्या डिस्क्लेमर देना चाहता हूं? कि प्लीज इसके अंदर एबीसी एनालिसिस मत करना, इसके अंदर एबीसी एनालिसिस मत करना कि ये कर लूं, वो छोड़ दूं, इसको कर लूं, नहीं। इन जो लिमिटेड टॉपिक्स मैंने आपको दिए, इस पे आपको एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी, समझिएगा जरा। अब क्या मैं जब बोलता हूँ कि बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी, अभी मैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सबकी बात करूंगा, लेकिन एक कॉमन पॉइंट और डिस्कस कर दूं, ध्यान से देखिए। देखिए जब मैं बात करता हूं तो 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहली, कंटेंट की नॉलेज। कंटेंट की नॉलेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि भैया जो भी मेरे को सर ने चैप्टर्स बोले हैं, जिस भी इंश्योरेंस, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, एएस, क्या मुझे इसके सारी की सारी नॉलेज है? मतलब कंटेंट की नॉलेज का सिंपल सा मतलब है कि मेरे उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर है या नहीं है, जो कि आप हमारी प्री रिकॉर्डेड वीडियो से कर सकते हैं, या आप हमारे जो है लाइव लेक्चर्स जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज के चलते हैं आप वहां से भी उसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतना काम तो हो गया। लेकिन एक बात बता दूं, ये ना 100% बच्चे तैयार करके जाते हैं, 100% बच्चे, लेकिन अगर इसको तैयार करने से कहानी बल जाती ना तो रिजल्ट 10% ना आता। आपको पता है ना आईसीआई का रिजल्ट 10% ही रहता है, मोटा मोटा सीए इंटर का। कॉन्सेप्ट हर बच्चा पढ़ के जाता है। एक बात बताओ ना, जो एग्जाम देने जा रहा है, जिसने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, आपको लगता है कि वो बिना पढ़े जा रहा है? भाई पढ़ के तो जा ही रहा है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज तो उसके पास है ही, फिर भी वो क्यों रह जाता है? उसके पीछे कारण होते हैं अगले 2 पॉइंट। सबसे पहले अगला, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग क्या है, ध्यान से समझिए। आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर चैप्टर का कंटेंट तो समझ लिया,
लेकिन एग्जाम के अंदर उसके ऊपर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेंदी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये आपने एनालाइज नहीं किया। और जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि जो कंटेंट आपने प्रिपेयर किया है आपके एग्जाम में उस पे किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तब तक आपकी तैयारी जो है एकदम आधी अधूरी है। देखो जितने चैप्टर्स आप सीए में पढ़ते हो ना, सेम चैप्टर्स बीकॉम में भी होते हैं, सेम सीएस में भी होते हैं, सेम सीए में भी होते हैं। इवन कॉमर्स का कोई भी कोर्स करोगे तो चैप्टर्स मोर और लेस सेम होते हैं। ये बात आप कहीं पर भी नोट कर लेना। अब ये कहां से हमें पता लगेगा कि भाई हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो देखो कायदे से इसके 4 तरीके हैं भाई, कि आप जो है आईसीआई मॉड्यूल कर लें, ठीक है, उसके बाद जो है जो भी उसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो करें, या आप जो है उसके आरटीपी के क्वेश्चंस करें। आरटीपी सारे नहीं करने होते, लास्ट 4 अटेम्प्ट के आरटीपी भी आप कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका क्या, मॉक टेस्ट पेपर करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है भाई, आईसीआई मॉड्यूल के तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन पास्ट एग्जाम के चलो आप स्कैनर दोगे उसके लिए, वहां से शायद मिल जाए। आरटीपी में चैप्टर वाइज मिलने दिक्कत है, मॉक टेस्ट पूरे पूरे होते हैं, वो कहां से आप लेंगे? तो हमने क्या किया है, इसकी जगह आपको दी है क्या, एक सिंगल बुक जो है परफेक्ट प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से कर लेते हैं, अपने हाथ से अगर एक एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट प्रैक्टिस का एक एक क्वेश्चन आपको करना है। परफेक्ट प्रैक्टिस करने से जो है ना, सबसे बड़ी चीज आपकी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि जो भी मैंने चैप्टर्स किए हैं, अभी मैं पहले सब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूँ, और लेकिन ये जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये हर सब्जेक्ट में कॉमन रहने वाले हैं, चाहे वो लॉ हो चाहे कॉस्टिंग हो, कि जब आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस अपने हाथ से कर लेते हैं ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा मिलता है, वो ये फायदा मिलता है, आपको ये पता लग जाता है कि भाई मैंने ये चैप्टर तैयार किया है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो है मेरे से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में जब आप ये परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन करते हैं आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाती है कि भाई किसी क्वेश्चन में फंस गए तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लो। लेकिन आपको एक बात सख्त ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें क्या है, कैसे पढ़ना है, समझो इस चीज को। भाई सपोज ये हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर है परफेक्ट प्रैक्टिस का, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैंने देखा कि भाई कितने क्वेश्चंस है, इसके अंदर हमने देखा 43 क्वेश्चंस है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, हो सकता है मेरे से हो जाए और हो सकता है मेरे से ना हो। अब अगर मेरे से हो गया तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन अगर मेरे से नहीं भी हुआ तो ऐसा थोड़ी ना कि मेरे से पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, मैं किसी पॉइंट में अटकूंगा। तो आपको क्या करना है, मार्कर लेके बैठना है, और मार्कर लेने के बैठने में भी तकलीफ है तो पेन है आपके हाथ में, उस पेन से ही क्या करो, आप उस पर स्टार मार्क कर लो उस पॉइंट के ऊपर कि भैया मेरे को पूरा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ इस पॉइंट के अंदर दिक्कत है, मैंने उसको स्टार मार्क कर लिया। तो जब आप ये 43 क्वेश्चंस अपने हाथ से करेंगे, भाई ऑब्वियस है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो सकता कि जिसके सारे पॉइंट्स एक बार के अंदर हो जाएंगे। उसको जो है 43 क्वेश्चंस के अंदर से 40 पॉइंट ऐसे मिल गए जहां उसको तकलीफ आई, उसने उसको मार्क कर लिया। तो अब उसको यह पता है कि अगली बार जब उसे रिवीजन करनी है तो 43 क्वेश्चंस नहीं उठाने, उसको सिर्फ वो 40 पॉइंट्स हर क्वेश्चन में जो उसका एक एक दो दो पॉइंट फंसे थे सिर्फ उसको वो रिवाइज करना है, बाकी कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं। तीसरा सबसे बड़ा विषय होता है, भाई ये आपने कर लिया 30% काम हो गया, ये आपने कर लिया 30% काम हो गया। तीसरा सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है आंसर राइटिंग। बहुत बड़ा विषय है ये। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, देखो यूपीएससी एग्जाम्स जो होते हैं ना, या जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह की एक इंटेलिजेंसी में कहूं या इस तरीके का एनवायरनमेंट कहूं डेवलप हो चुका है कि कोचिंग्स जो है आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सीए इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश हुए लगभग 70 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कोई भी कोचिंग जो है इसके बारे में बात नहीं करता। और ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की सबसे बड़ी यूएसपी है ये आंसर राइटिंग, जिसकी वजह से हमारा हर बच्चा जो हमारे हिसाब से चलता है वो पास होता है। क्या आप जो आंसर लिख रहे हैं आप तो सोचते हैं कि उसमें से आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, बट क्या उसमें आपको ऐसे ही सही में 10 में से 10 देगा? पता लगे 10 में से 2 दे दे, आपको कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। और आंसर राइटिंग का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है
कि आप एक चीज ठान लो कि डेली 1 टेस्ट देना है। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं, इससे फर्क क्या पड़ता है, इस चीज को समझिए। डेली 1 टेस्ट होता क्या है, जब आप रोज एक टेस्ट देते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज आपका चैप्टर रिवाइज हो गया, प्रेशर रहता है कि भाई टेस्ट देना ही देना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है, भाई पेपर हुआ, आपने किया, आपको तो सब कुछ सही लग रहा है, आपके हिसाब से तो जो आपने लिखा है उसके बाद तो तुलसीदास जी भी आ जाए तो उससे बढ़िया नहीं लिख सकते। सारी प्रॉब्लम तो यही है, आपने जो आंसर लिखा, जब आपका वो आंसर टीचर के पास चेक होने जाएगा, और विश्वास मानिए 30 से ज्यादा टीचर्स हैं जो सिर्फ पेपर चेक करते हैं, और हमें भी नहीं पता आपका पेपर कौन चेक कर रहा है। तो वो टीचर जब उसके एंगल से क्या नंबर मिलने चाहिए, क्या वो आईसीआई मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपने लिखा या नहीं लिखा, टीचर आपको बताता है, वहां मार्क करता है कि भैया फलानी गलती है, इसको ठीक कर। आपको यहां पता लग गया ये अच्छा है, या जब आप एग्जाम लिख के आओगे फिर वहां पे मार्कशीट पे लिखा हुआ आएगा फेल, फिर आरटीआई से शीट निकलवाओगे तब पता लगेगा वो अच्छा है। आप मुझे खुद जवाब दो, इस बात का हर बच्चा जवाब देगा कि आपको अर्ली स्टेज पे पता लग जाए कि मेरी गलती हुई है, ये अच्छा है, या एग्जाम दे के आओ, मार्कशीट आए, फेल लिखाओ, आरटीआई से शीट निकले तब पता लगे। एक चीज समझ लो, डेली एक टेस्ट की आदत डाल लो। 3 चीजों पे हमें काम करना है। सबसे पहला क्या, कंटेंट नॉलेज। आप कॉन्सेप्ट करिए, प्री रिकॉर्डेड से करिए, लाइव क्लास से करिए। सेकंड, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की जब मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमें पीपी बुक से लेनी है, और तीसरा हमें फोकस करना है किस पे, आंसर राइटिंग के ऊपर। और एटलीस्ट ये जो मैंने आपको मिनिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स बताए हैं, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके जो है अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिए हैं या आपने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो आप जो है इसके क्वेश्चंस अपने हाथ से करिए, और इसके टेस्ट जो है कम से कम दीजिए, कि यहां से अगर आपके पास पेपर आ जाए तो आप ये कहें भैया अगर 50 नंबर का आया ना तो आजा, जिसके बाप में दम है, मेरे को 49 भी देके दिखा दे, मैं तो 50 लूंगा पूरे के पूरे। ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने खूब सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की होगी अच्छे तरीके से, और आपने जो है आंसर राइटिंग की होगी।